नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते हुए हमारे स्कूल कॉलेज तथा समस्त कोचिंग संस्थान बंद हैं। अतः आप सभी की पढ़ाई बाधित है, इसलिए आप सब अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें उसके लिए आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो रोज इसी प्रकार का एक वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए हम इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा एक संचार का साधन है। कोई भी भाषा वो भाषा एक संचार करने के लिए प्रयोग की जाती है, और यदि हम कोई भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि अपन को उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान है तो अपन उस भाषा को सही तरीके से बोल सकते हैं, सही तरीके से सीख सकते हैं और सही तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं। सभी बच्चों की इच्छा होती है कि हम अंग्रेजी को शुरू से पढ़ें। तो शुरू कहाँ से होती है जी, हम आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। तो देखिए, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, डेफिनेशन लिखी है कि ग्रामर इज द साइंस, व्याकरण एक विज्ञान है, विच टीचर्स अस द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज, जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाती है। ग्रामर इज द साइंस विच टीचर्स अस द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज, व्याकरण एक विज्ञान है जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाती है। कोई भी भाषा हो, यदि उस भाषा को अपन सीखना चाहते हैं तो अपन को उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण कहाँ से शुरू होती है, तो कोई भी भाषा हो, सभी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम अंग्रेजी को बिल्कुल शुरू से पढ़ें। तो शुरू कहाँ से होती है, अकेली अंग्रेजी नहीं, कोई भी भाषा हो, जब उस भाषा को सीखते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं कहाँ से, लेटर से, अक्षर से। कोई भी भाषा हो, जब उस भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले अपन उस भाषा के अक्षर बनाना सीखते हैं। अक्षर क्या है, अक्षर एक प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हिंदी में अपन ने सबसे पहले छोटा बड़ा सीखा, छोटा से लेकर के ज्ञानी तक अपन ने छोटा बड़ा सीखे हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता है, विदाउट सेंस के होते हैं। ऐसी प्रकार से इंग्लिश में अपन ने जो ABCD इसे लेकर के जेड तक जो अक्षर बनाना सीखे हैं, वो एक प्रकार की आकृतियां हैं। अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। इंग्लिश में टोटल लेटर्स यानी कुल अक्षर होते हैं 26, जिसमें वोवेल्स यानी स्वर होते हैं 5, AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं 21 यानी 21। टोटल अक्षर होते हैं 26, जिसमें 5 होते हैं स्वर। 5 स्वरों को निकाल दिया जाए तो बाकी 5 स्वरों को छोड़ करके बाकी 21 होते हैं व्यंजन। तो कोई भी भाषा हो, जब उस भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले अपन उस भाषा के अक्षर बनाना सीखते हैं, और यहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है। अल्फाबेट, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। A group of 26 letters is called alphabet. 26 अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि हम A से लेकर के Z तक पूरे अक्षर को इकट्ठा लिख दें तो जी वर्णमाला कहलाएगा, यानी अल्फाबेट कहलाएगा। जब अपन अल्फाबेट सीख लेते हैं तो तीसरी चीज आती है अपनी वर्ड बनाना। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। अक्षर के बाद अपन भाषा के शब्द बनाना सीखते हैं। शब्द क्या है, ए ग्रुप ऑफ सम लेटर्स, कुछ अक्षरों के समूह को इज कॉल्ड वर्ड, शब्द कहते हैं। कुछ अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को अगर अपन दूसरी भाषा में समझे डेफिनेशन में, तो मुंह से निकली हुई ध्वनि, मुंह से कुछ भी बोल दो, मुंह से निकली हुई ध्वनि जिसका कुछ अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। और शब्द का निर्माण अक्षरों से होता है।
दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे ये बी क्या है? बी एक लेटर है, अल्फाबेट नहीं है। यदि पूरे ए से लेकर के जेड तक पूरे अक्षर लिख दिए जाए तो ये क्या होंगे? अल्फाबेट। और अकेला एक कोई अक्षर लिख दिया जाए तो वो अक्षर होगा। तो दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर लिख दें तो ये बन जाएगा वर्ड। बी एक अक्षर था, हमने 3-4 अक्षर लिख दिए मिला करके तो ये बन गया बुक। बुक मीन्स होता है किताब। जैसे सी क्या है? सी एक अक्षर है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक प्रकार की आकृति है। लेकिन यदि अपन 2-3 अक्षर मिला के लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? वर्ड। इसका मतलब है CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो ए ग्रुप ऑफ सम लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कुछ अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, तो कोई भी भाषा हो, सबसे पहले अपन उस भाषा के अक्षर बनाना सीखते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं। तीसरी चीज आती है सेंटेंस। जब अपन पे अक्षर बनने लगते हैं, शब्द बनने लगते हैं, फिर सीखते हैं अपन सेंटेंस बनाना। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है, वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता है। माने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिख दें तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे जैसे कि क्या लिखा है? अक्षर आर है, आर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर 2-3 अक्षर मिला के लिख दो तो ये क्या बन गया? शब्द। जो शब्द है और 2-3 शब्दों को मिलाकर लिख दिया जाए तो वो बन जाएगा वाक्य। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता है। 3 शब्दों को हमने मिलाकर लिख दिया तो ये क्या बन गया? वाक्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज समझते हैं। अगली है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जी है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? जी समझ लीजिए। देखो, कोई भी वाक्य हो, प्रत्येक वाक्य क्रिया सहित कुछ अन्य शब्दों से बनता है। उन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मानव वाक्य में कुछ हो चाहे ना हो, क्रिया जरूर होगी। कोई भी वाक्य हो, प्रत्येक वाक्य क्रिया सहित कुछ अन्य शब्दों से बनता है। उन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और ये 8 होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो ये हमने अभी इसकी लिस्ट बना दी है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे विस्तार से। और जो सभी क्लास के लिए जरूरी है, ये एक प्रकार का अंग्रेजी का बेस है। आप जो 6वीं से 10वीं तक कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है, समझ सकता है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और 8वां होता है इंटरजेक्शन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वाक्य के अंग, इनकी अभी हमने आपको लिस्ट बनाई है। इनको एक एक करके हम विस्तार से पढ़ाएंगे आगे। इसको एक बार फिर से समझिए। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। चौथा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवां होता है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजक शब्द। सातवां होता है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक शब्द। और 8वां होता है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। तो ये भी हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जिसकी अभी लिस्ट बनाई है। एक एक करके 8 को हम समझेंगे, बहुत जरूरी है ये समझना।
तो आइए देखते हैं पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? डेफिनेशन लिखिए कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम है, ऑफ एनी पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस किसी स्थान का, या किसी वस्तु का। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, चाहे उसको तुम छू सको चाहे ना छू सको। संसार में जितने भी स्थान हैं, कहीं भी चले जाओ, उस स्थान का कुछ ना कुछ नाम होगा। कुल मिलाकर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो। व्यक्तियों का नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रविता, साधना, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु का नाम हो, जैसे किसी वस्तु का नाम है पेन, बुक, चेयर, अनंत। अनंत वस्तुएं हैं, उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। स्थानों का नाम, किसी भी स्थान पर चले जाओ, उस स्थान का कुछ ना कुछ नाम होगा, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो। नाउन मीन्स नेम, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। हाँ, तो संज्ञा सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो है संज्ञा की परिभाषा, लेकिन यदि संज्ञा को विस्तार से पढ़ा जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 2 वचन होते हैं, संज्ञा के 4 जेंडर होते हैं, और संज्ञा के 4 केस होते हैं। केस मीन्स होता है कारक। तो आइए हम समझते हैं संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार, फिर पढ़ेंगे संज्ञा के वचन, फिर पढ़ेंगे संज्ञा के जेंडर यानी लिंग, फिर पढ़ेंगे संज्ञा के कारक यानी केस। इस प्रकार से संज्ञा समाप्त होगी। संज्ञा का खानदान बहुत बड़ा है, इसको उनको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, और इन 5 को हम एक एक करके समझाएंगे और इनको फिर विस्तार से भी पढ़ाएंगे। अभी देखिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब वो संज्ञा होती है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के उसके प्रॉपर नाउन को, उसके खास नाम को जो उसका रखा गया है, उस नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को, उसके विशेष नाम को, जो उसका नाम है, जिस नाम से उसे संबोधित किया जाता है, उस नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, किसी स्थान का नाम है दिल्ली, किसी वस्तु का नाम है रामायण। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता हो। माने उसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के लिए जो नाम प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक संज्ञा होती है। जैसे बॉय, सभी लड़कों को लड़का कहते हैं। यदि लड़के का नाम लिया है तो वो प्रॉपर नाउन है, और यदि उसको लड़का कह के बुलाया तो सभी लड़कों को
लड़का बोलते हैं ये हो जाएगी कॉमन नाउन। जैसे किसी स्थान का नाम है दिल्ली, ये जो है प्रॉपर नाउन है क्योंकि जो शहर का नाम है। यदि हमने कह दिया सिटी, तो सिटी एक जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि सभी शहरों को शहर कहते हैं, सिटी कहते हैं। किसी किताब का नाम हमने लिया रामायण, तो जी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने कह दिया बुक, तो संसार में सभी बुकों को, जितनी भी बुक्स हैं सभी बुक्स को बुक बोलते हैं, इसीलिए ये होगी कॉमन नाउन। तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा से समूह का बोध होता हो, ग्रुप का बोध होता हो। जैसे क्लास, क्लास में सभी बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, ये ग्रुप का बोध हो रहा है। फैमिली मीन्स परिवार, परिवार के जब इकट्ठे सभी लोग एक साथ रहते हैं उसे फैमिली कहते हैं। और फैमिली समूहवाचक संज्ञा में आती है। आर्मी सिपाहियों का समूह होता है, परिवार के सदस्यों का समूह है, बच्चों का समूह है, ये तीनों और भी है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा से, जिस वस्तु से अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, ये पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि इनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको छुआ एवं देखा नहीं जा सकता है बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस संज्ञा को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ऑनेस्टी, एक कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें जो ऑनेस्टी है वो भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ईमानदारी को छुआ एवं देखा नहीं जा सकता है बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो इस प्रकार की संज्ञा कहलाती है भाववाचक। जैसे हेल्थ मीन स्वास्थ्य, विजडम बुद्धिमानी, ये सब चीजें। तो ये हो गया संज्ञा के प्रकार। और आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के वचन, आगे पढ़ेंगे संज्ञा के जेंडर, नंबर्स ऑफ नाउन, जेंडर्स ऑफ नाउन, और फिर पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन यानी संज्ञा के कारक नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप हमें जरूर बताएं जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। नमस्कार।